नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक अहम चर्चा देखी गई, जिसमें महिला आरक्षण, इसके लागू होने की प्रक्रिया और राजनीतिक दृष्टिकोण तीनों पहलुओं पर जोर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसे नारी शक्ति के अधिकार और देश के भविष्य से जुड़ा ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी दल का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का है और इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। विपक्ष की तरफ से इस कानून के लागू करने के तरीकों पर सवाल उठने लगे, खासकर परिसीमन और जनगणना को लेकर देरी, राज्यों के बीच सीटों के संतुलन और प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं सामने रखी गई। साथ ही ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे एग्जीक्यूशन और समय सीमा पर सवाल इसके खड़ा कर रहा है। इसी संतुलन के बीच यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या नारी शक्ति वंदन, इसमें आरक्षण और परिसीमन के बीच जमकर सियासत फंस गई है। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता संगीता बेनीवाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता पारुल भार्गव जी, रिटायर्ड आईएएस जगरूप यादव जी और बीजेपी से सुमन शर्मा जी। लेकिन संगीता बेनीवाल जी, शुरुआत आपके साथ में। कांग्रेचुलेशन मैम, क्योंकि अगर ये बिल कानून का रूप लेता है तो आपके जैसी जो संघर्ष भी करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं और सामाजिक सरोकार निभाती भी हैं, ऐसी महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक बड़ी भूमिका विधानसभा में नजर आएगी, लोकसभा में नजर आएगी। मैम, इसको लेकर कितने एक्साइटेड हैं? जी बहुत खुश हैं और कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है। 2023 में भी थी और आज भी है, और तब भी हमारी सीपीपी चेयरपर्सन ने इसका समर्थन किया था और आज भी किया है। परंतु बस हम यही चाहते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर यह बिल पेश हो, फिर परिसीमन की बात हो, ताकि हमारी सभी महिलाओं को, आधी आबादी को उनका पूरा हक मिल सके। आप ये चाह रहे हैं कि मैम 33% आरक्षण के अंदर भी जातिगत आरक्षण हो? आप ये चाह रहे हैं जहां एक महिला एक यूनिट है, उस एक महिला यूनिट को भी जाति के आधार पर बांटा जाए? आप ये चाहते हैं? जाति के आधार पर नहीं, न्याय संगत बात हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारी सभी महिलाएं, चाहे वो एससी समाज की आती हो, दलित महिला हो, चाहे ओबीसी महिला हो, सभी को समान अधिकार मिल सके। जी नहीं, लेकिन ये तो होगा ही ना मैम भाई। जो 33% आरक्षण है, लगभग 300 के आसपास सीटें बढ़ रहेंगी और उनमें से आप मानकर चलिए 270 के आसपास जो आरक्षित होंगी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो रिजर्व नहीं होंगी। यकीनन उनके अंदर रिजर्वेशन कैटेगरी होगी या नहीं होगी? देखिए, यदि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने बिल में ये बोलते हैं तो बिल्कुल हम पूरी तरह से साथ खड़ा है। 2011 के जनगणना को तो इसका पैरामीटर माना ही गया है ना मैम। अभी भी जो हम आरक्षण पद्धति में चल रहे हैं, चाहे वो स्टेट पर चल रहे हैं, सेंटर पर चल रहे हैं, वो भी तो किसी एक जनगणना के आधार पर ही चल रहे हैं। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट होने दीजिए। मानकर चलिए भाई जनगणना को पूरा होने में 2028-29 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, और हम उसको उनके 5 साल के बाद के इलेक्शन में एग्जीक्यूट करें। इतने तो ना जाने कितनी मेरी माता बहनें होंगे जो पॉलिटिकली अपने करियर के बारे में सोच रही होंगी और उससे अछूत ही रह जाएंगी। नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, फौरन इसको लागू किया जाना चाहिए, आपकी बात सही है। परंतु आज हम 21वीं सदी में हैं, इतना भी समय नहीं लगेगा, और टेक्नोलॉजी डिजिटली तरीके से अगर हम करें तो मुझे लगता है 2029 से पहले जातिगत जनगणना भी होगी। यदि सरकार की नीयत होती है और इच्छा होती है तो जातिगत जनगणना भी हो जाएगी। 2011 से 26 यानी 15 साल पहले की जनगणना के आधार पर यदि महिलाओं को न्याय दिया जा रहा है तो मुझे लगता है महिलाओं के साथ छलावा किया जा रहा है और कोई राजनीतिक कारण की वजह से ये सब किया जा रहा है, ऐसा समझ आता है। ये छलावा है मैम?
आप सोचिए ना, 40 सालों से, अगर मैं गलत नहीं तो 50 सालों से सीटों को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। 1971 के अंदर जो शायद चौथा परिसीमन आयोग था, वहां सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ। उसके बाद 2001 के अंदर डिस्कशन के बाद एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया, सीटें बढ़ी ही नहीं है। अब अच्छी बात है कि भाई सीटें बढ़ रही हैं और सीटों को बढ़ने के साथ रिजर्वेशन हो रहा है। अब इसमें कहां से गलत मंशा है? विजेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि सीटें बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं कोई बात है कि वो देश को चलिए आप परिसीमन में बताइए, बांटना तो चाह रहे हैं? चलिए आप परंतु उनकी बताइए, राजनीतिक मंशा सीटें बढ़ने बता से रहे क्या हैं। बीजेपी को इनकी फायदा होगा? राजनीतिक- मैम, क्या बीजेपी को आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान की 25 सीटें बढ़कर 38 हो जाएंगी, तो 13 सीटें जो बढ़ेंगी उसमें बीजेपी अपने आप को कांग्रेस अपने आप को प्रतिद्वंदी ही नहीं मानती? उसको लगता है वो 13 सीटें हम जीत ही नहीं सकते, उन 13 सीटों पर हमारे कैंडिडेट ही नहीं होंगे। आप ये मानते हैं मैम? विजेंद्र जी, देखिए, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी सबसे पहले देश के बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरी चीज सोचते हैं। उनकी हमेशा मंशा ये रहती है। तो हम उन छोटे राज्यों के बारे में सोच रहे हैं कि उन छोटे राज्यों का क्या होगा, और या फिर जो बहुत बड़े राज्य हैं उनका क्या होगा। तो भी क्या होगा मैम? क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। फ्लैट 50% बढ़ाई जा रही है भाई, कहीं 1 होगी, 2 होंगी तो 3 हो जाएंगी, कहीं 80 होंगी तो 120 हो जाएंगी, कहीं 25 होंगी तो 38 हो जाएंगी, कहीं 60 होंगी तो 62-63 हो जाएंगी। सिंपल सा फॉर्मूला है मैम। विजेंद्र जी, मैम देखिए, मैंने इसलिए शुरुआत में ही कहा कि विरोध करते करते ऐसा ना हो कि हम उन चीजों का विरोध करने लग जाए जो हमारे अपने ही खिलाफ चली जाए। वापस मैं आपके पास आऊंगा। पारुल भार्गव जी, क्या वाकई में इसे हम एक रिवॉल्यूशनरी चेंज कह सकते हैं? क्योंकि मैं कल प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने सोचा चलिए लोकसभा और राज्यसभा के आंकड़े निकालते हैं कि अभी महिला प्रतिनिधित्व कितना है। आप सोचिए, लोकसभा में लगभग 16% के आसपास और राज्यसभा में लगभग 11% के आसपास प्रतिनिधित्व है। फिर मैंने सोचा हो सकता है भाई देश के अंदर ही ऐसा हो, दुनिया के अंदर ही ऐसा हो। दुनिया के अंदर जो महिला रिप्रेजेंटेशन है वो 26 से 27% है मैम, बहुत पीछे हैं। अब इसमें हम 5-10 साल और निकाल दें तो ये तो ज्यादा होगी ना। इसको कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इसके लिए अभिनंदन सरकार को भी करना चाहूँगी। मैं हमेशा से एक बात यहाँ आकर कहती हूँ कि सरकार कुछ तो सोचा, कुछ तो नए पहलू पर आए। 543 सीटों में अगर 181 सीट हमारे विमेंस को दी जा रही है, उनका एम्पावरमेंट बढ़ाया जा रहा है, उनका एजुकेशन बढ़ाया जा रहा है, तो हर चीज़ सोच से शुरू होती है। और अगर 33% आरक्षण अगर हम देश की महिलाओं को दे रहे हैं तो जग जननी माँ ही सबसे पहले आई है, उसके बाद सब आए हैं, तो क्या क्या नहीं हो सकता है। तो इसका विरोध तो हम तब करें जब ये चीज़ नहीं हो। हम विरोध के लिए तब सोचें जब हमें ये चीज़ मिले ही नहीं। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, आज तो अभिनंदन का दिन है। आगे देखें इसमें क्या प्रोग्रेस होती है, प्रतिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। उस प्रतिक्रियाएं पर अगर हमें कमी लगे तब पहले तो हम विरोध करें। अगर हम कहें कि कांस्टेबल, अगर विमेन कांस्टेबल की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता, अभी कुछ टाइम पहले बहुत रील में चला था कि एक बालिका को छेड़ दिया गया बैठकर और उस पर किस तरह से उन्होंने निकाला गया। यही अगर महिलाएं कर्मियां होती तो क्या ये इतनी ज़रूरत आजकल के लड़के कर पाते? दूसरी चीज़ कहूँगी, अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सबसे पहले, मैं कभी भी मेल फीमेल में नहीं करूँगी क्या, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि महिलाएं सबसे पहले उसको लेती हैं। उन महिलाओं को अगर हम ग्रामीण में दिया जाए, हम शहर में दिया जाए, तो सबसे पहले ये वाली बात आएगी कि कितनी उन्नति होगी, कितना ज़्यादा उसको हम दुगना चौगुना या 8 गुना हम कर सकते हैं। अगर राज्यसभा और लोकसभा में महिलाएं पहुंचती हैं तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि राज्यसभा में तो नहीं मैम, देखिए राज्यसभा क्या डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल, विधान परिषद भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण लागू। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। अगर वहां महिलाएं पहुंचती हैं तो उन आरक्षण के हिसाब से हम कितनी चीजों में आगे सोचकर इसको प्रगति के उस कार्य पर ले जा सकते हैं। तीसरी चीज, अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नई चीज लाए, उसमें इलेक्शन की क्या बात आई? इलेक्शन तो वो चाहे जैसे भी जीत सकते हैं, कोई महिलाएं थोड़ी ना रह गई उन्हें इलेक्शन जिताने के लिए। ये तो उनकी एक नई सोच है कि जब एक आदमी और एक औरत कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो उनको भी बराबर का सम्मान दिया जाए। यादव जी, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर भी देख रहा था कि भाई जो परिसीमन आयोग होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसमें चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस अध्यक्ष होंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन खुद हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन इंडिया के, या वो किसी को निर्वाचित कर सकते हैं। फिर राज्यों के जो
इलेक्शन कमीशन है उनके नॉमिनी इसके अंदर होंगे, उसके बाद फिर सांसद और विधायक उसके अंदर होंगे, और अंत में जनता से भी पूछा जाएगा कि भाई आप खुश है नहीं खुश परिसीमन से। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होगा, फिर जाकर परिसीमन अप्रूवल होगा। अब इसमें कहां आपको लगता है कि भाई जनगणना की जरूरत है? जनगणना के बिना परिसीमन नहीं हो सकता। देखिए विजेंद्र जी, आए दौलते सुखों के तलबगार देखना शबनम से जल गए हैं गुलिस्तां कभी कभी। इसमेमें जो पेच है वो सारा यही है कि जब इंडियन भारतीय लोकतंत्र का ये सुस्थापित सिद्धांत रहा था कि 1942वां संविधान संशोधन विधेयक लाया, जिसमें कहा कि 75 के बाद 25 साल के लिए फ्रीज किया। फिर 2001 में 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया, उसमें फिर 25 साल तक फ्रीज किया गया। अब 2011 की जनसंख्या एक तो 15 साल पुरानी है, उसके आधार पे जितनी जिसकी भागीदारी, जितनी जिनकी संख्या हो, उनके साथ एक तरह से इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत का भी सवाल उठेगा। फिर अगर मान लीजिए आरक्षण देना ही है 2011 की जनसंख्या पे, तो आप एग्जिस्टिंग जो लेजिस्लेचर है उस पर क्यों नहीं करते? मैं उल्लेखनीय ये भी है कि जब आरक्षण विधेयक, आरक्षण या 33% महिला आरक्षण की बात है सर, परिसीमन के साथ। पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आरक्षण विधेयक 2023 में पास हुआ, महिला आरक्षण विधेयक, ठीक है। उसमें 334A वर्तमान केंद्रीय सरकार ने जोड़ी, और उसमें यह कहा गया कि आगामी जनसंख्या के बाद इसके प्रावधान लागू होंगे। एग्री। आज आप 2011 में लेके भारतीय संविधान का आर्टिकल 82 को संशोधित करना चाहते हो, जिसमें यह कह रखा है कि जो भी हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसमें से आप शर्त हटा के राज्य सरकार के अधीन इस प्रावधान को करना चाहते हो। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। जो भी सरकारें आएंगी वो परिसीमन जो करेंगी वो अपनी विल एंड विश्वास से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पे करेंगी। उसके लिए आपको हो सकता है कि आपको 10 साल बाद जो जातीय जनगणना कराते हो, सामान्य जनगणना कराते हो। सवाल सर, अब मैं इसको थोड़ा सा 82 को संशोधन 82 जो हुआ है उसमें इसको मैंडेटरी से हटा दिया गया। मैंडेटरी से हटाना ही तो खास बात है, क्योंकि फिर आपने प्रशासनिक कर दिया। मुझे बताइए सर, जयपुर लोकसभा सीट पर जो वोटर्स हैं हम उनको काउंट करते हैं या पॉपुलेशन को काउंट करते हैं? हम ये कहते हैं ना कि 18 से 20 लाख वोटर पर एक सांसद है। लोकतंत्र सही है या नहीं है सर? लोकतंत्र में ये सुस्थापित सिद्धांत है, प्रत्येक मत का मूल्य समान होना चाहिए। और जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व है वो 15, अभी कोई 15 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 30 लाख कर रहा है, तो वो भी समानता होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं आपको। अब मैं यही समझा रहा हूं। अब 850 समझ रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना सर। अगर इस हिसाब से देखेंगे भाई 10-11 लाख पर एक सांसद चाहिए, फिर तो जरूरत ही नहीं है जनगणना की। फिर तो आपको आंकड़ा पता है कि भाई 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, ले आइए 1400 सीटें, ले आइए ना। फिर सर हम जो कैलकुलेशन करते हैं, मैं हो सकता है 100% गलत हूं सर, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करते हैं, हम करते हैं कि एक संसदीय सीट पर या एक विधानसभा सीट के अंदर कितने वोटर हैं, और हम इसी को लेकर क्वेश्चन करते हैं कि 18 लाख 20 लाख वोटर पर एक सांसद है। अब जनरल स्टैंडर्ड ये है कि भाई 10 से 11 लाख पर एक सांसद होना चाहिए। 15, अभी भी 15 के अराउंड 15 मान लीजिए, चलिए 15 का अराउंड, मैं आपकी बात मान लेता हूं, बड़ी करता हूं आपकी बात। 15 पे एक सांसद चाहिए, तो 15 लाख वोटर हैं, उसका आंकड़ा तो स्टेट इलेक्शन के पास भी है, सेंट्रल इलेक्शन के पास भी है या नहीं है सर? अब उसका पॉपुलेशन से क्या लेना देना, मैं बस ये नहीं समझ पा रहा। पॉपुलेशन से ये लेना देना है, देखिए जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, जिन्होंने मतलब समझदारी दिखाई, जिनका जीडीपी विकास अच्छा हुआ, उन राज्यों की संख्या कम बढ़ेगी। जो जैसे उत्तरी भारत, 4 हिंदी राज्यों के आधार पे 50% सीटें उनको आ जाएगी, 850 सीटें आएंगी। नहीं, आप इसको समझिए, इसमें बहुत सीधा लिखा है, जुडिशियल रिव्यू में जाएगा, ये होल्ड ही नहीं करेगा। सीधा लिखा है कि जितनी सीटें 50% बढ़ेंगी, सीधा लिखा है 50% बढ़ेंगी, ये नहीं है। आप अरे सर सीधा है इसमें 850 सीटें होंगी, 33% सीटें बढ़ेंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतने ही कृत संकल्प हो। मैं स्वागत करता हूं, वैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए और आधी बढ़नी चाहिए। मैं तो 33% भी नहीं कहना चाहता, मैं तो कहता हूं सारी लेजिस्लेचर में आधी महिलाएं होनी चाहिए। ये डंडी मार के भी आप न्याय क्यों कर रहे हो? न्याय अगर है तो आधा दो, लेकिन फिर भी आप जो दे रहे हो, मुझे कैलकुलेशन ही समझ नहीं आती सर। मैं आपसे उम्मीद बिल्कुल नहीं करता हूं। आपके समझ में नहीं आई। 545 का 33% निकालिए सर, कितना हुआ? 850 की है, जिसमें से 850 सर कैसे हो गया बताइए ना मुझे। 850 माइनस 545 कितना हुआ सर? 305 हुआ। अब आप ये कह रहे हैं कि 545 का 33% 305 है। ये गणित मेरी समझ से बाहर है। नहीं, ये गणित ही मेरी समझ से बाहर है। अब मैं आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं सर। 274 नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूं 33 क्यों होना चाहिए? 50% क्यों नहीं होना? तो 50 तो है सर। कैसे हुआ 50%? 850 का 450 करिए।
सर प्लीज सर, 850 का 800 सर। सीधा सीधा अच्छा, मुझे बताइए 425 होता है ना। 545 का नहीं, आप 33% कितना हुआ? चुंगी निकाल के क्यों गणना कर रहे हो? चुंगी निकाल के, जैसे पासिंग करते हैं ना, उसने चुंगी निकाल लिया आपने। अरे सर, कमाल कर रहे हो। 850 का 50% कितना होता है? 425। 425 आरक्षित कीजिए सीटें, अगर आप न्याय की बात करते हो तो। अरे सर, लागू ही 33% आरक्षण है। नहीं, लागू क्यों किया भाई? आप 50% की रही है ना। मैं नहीं समझ पा रहा, और मैं माफी के साथ ही मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे आज आपका एक भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। सुमन शर्मा जी, सुमन शर्मा जी, दो चीजें मैं विद रिक्वेस्ट रोक रहा हूं सर, मैं आपको। सुमन शर्मा जी, मुझे लगा कि इसको लेकर शायद गांव गांव के अंदर मिठाइयां बढ़ जाए, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी माता बहनों को देखा है जो पॉलिटिकली रही, बहुत लंबे दौर तक रही, लेकिन महिला संगठन से जुड़ गई, इधर आयोग में चली गई, उधर चली गई, सीटें मिल ही नहीं पाई। अब यहां सीटें होंगी, सीटें रिजर्व होंगी, और एक उम्मीद होगी। किन की होंगी ये भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं की, सर आपने समझा नहीं इसको। महिलाओं की, अरे सर, महिलाओं की 33% महिलाओं की सीटें रिजर्व होंगी। आरक्षण में आरक्षण कुछ वर्गों के लिए मैं बताती हूँ, बोलिए, मैं बताती हूँ। अभिजात वर्ग की महिलाएं आएंगी केवल। जगरूप जी, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तो वो भी नहीं है सर। मैं एक बात करूं ब्रिजेंद्र, फिर आप अभी तो वो भी नहीं है। सबकी बात ऐसा तो आने मत दीजिए भाई साहब, आने मत दीजिए। जगरूप जी, संगीता बोल रही थी तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा था, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये देश अभी भी पितृसत्तात्मक के दौर में ही जी रहा है। आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हो के इस कैलकुलेशन को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, जैसे वेणुगोपाल जी कर रहे थे सदन में, कि साउथ में क्या होगा, नॉर्थ में क्या होगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कर लिया उनके साथ अपराध होगा। ये कहां ये सारी बातें आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक सिंपल सा ये अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 33% का अधिकार सदन में, दोनों विधानसभा और लोकसभा के सदन में महिलाओं को देती है। जब 74 अमेंडमेंट हुआ था, याद कीजिए, जब छोटी पंचायतों में हमें भागीदारी मिली थी, तो क्या उसमें SC ST बहनें नहीं शामिल हुई थी क्या? OBC की बहनें शामिल नहीं हुई थी क्या? ये कह देना कि इसको नहीं मिल रहा है। अब चावल तो बन गया यार, चावल से खुशबू भी आ रही है, पर इसमें पीला रंग मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है सिर्फ यही भाव इस नारी बिल को लेके लोग बना रहे हैं। पहले आप देखिए 23 की घटना, सितंबर को याद दिलाऊंगी ब्रिजेंद्र आपको, सारी पार्टियां सदन में एक मत से पास किया, लेकिन क्या बोला? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, ये तो आपने गुड़ लगा दिया कोनी में, हम 36 में मिलेगा, 38 में मिलेगा, उसके बाद न जाने क्या होगा। ये सब ऐसे चिल्लाते रहे उस समय। तो अभी इसी इलेक्शन में दीजिए, इसी इलेक्शन में दीजिए। किस माइंडसेट से वो बोल रहे थे? पढ़े लिखे उस समय समझदार नहीं थे वो लोग। किस माइंडसेट? अब एक मिनट रुकिए तो सही। लेकिन अब जब लगा कि कुछ टेक्निकल बाधाएं आ रही हैं जो हमें 34 और 36 की ओर ले जा रही हैं, तो उसको संशोधित करके उसको लाया जा रहा है, जिसमें परिसीमन और जनगणना को निकाल के वो चल रहा है। वो अपनी गति से अपने काम को अंजाम मिलेगा, क्योंकि हमारा वर्ष पेंडेमिक का भी रहा, जिसके कारण ये दिक्कतें आई। तो आपको उसके लिए क्या वेट करना है? लागू कीजिए, वही लागू कीजिए ना, वो तब हो जाएगा, प्रवर्तन अच्छा या बुरा तब हो जाएगा। कोई बुरा नहीं है, सुखद है, और बहुत ही सदन मजबूत होगा। मैं जगरूप जी की आत्मा की बात समझ सकती हूँ, पर संगीता के लिए कितना, देखिए संगीता ने इस बिल का विरोध किया है या उनकी पार्टी का विरोध किया है, ये जनता माफ नहीं करेगी उनको। ये आधी आबादी बक्सेगी नहीं ब्रिजेंद्र जी, मैं बताऊं। मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन जब तक प्रतिनिधित्वात्मक नहीं होता है संसद का, तब तक ये कांग्रेस पे क्या आरोप था? 1985 में साहब ये उदारवादी 2011 में उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? 2011 में उन्होंने क्यों नहीं किया? सुनिए जगरूप की, सुनिए जगरूप की, 2011 तो उनका समय था, पूरे समय शासन उनका था, क्यों नहीं किए उस समय? 2011 में क्यों नहीं किया? मौका था, अवसर था, कांग्रेस का शासन था, नारी शक्ति की बात करते थे, तो क्यों नहीं किया? तो गलत किया, तो अब जब हो रहा है तो इसको क्यों गलत कहा जा रहा है? आप इसको कितना कम हो गए? 30 साल हो गया, 30 साल इंतजार करते करते हो गया। खुश हूं, अब फिर कुछ न लगा मैं तो इसी में खुश हूं कि भाई मैं अपनी विधानसभा और लोकसभा के अंदर कम से कम कह रहा हूं 33% अपनी माता बहनों को देखूंगा। मैं इसमें खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा होंगी। ये तो रिजर्व सीटें, उसके अलावा भी जीत कर आएंगी।
बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर जगरूप जी ये कह रहे हैं कि भाई जो 33% आरक्षण है, कौन होगी? वो महिला होगी, महिलाएं होंगी सर, वो महिला होगी, पुरुष थोड़ी होगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए, महिला होगी। ये बताइए, ऐसा नहीं है भारत में आपको महिलाओं के आने से दो परेशानी श्रेणियों में लोगों को नहीं बांट सकते। यहाँ परेशानी है। इतने श्रेणीकरण की श्रेणियां हैं, विविधाओं आप जब तक जातीय जनगणना नहीं कराते तो एक रहेगा ही रहेगा। जब तक आप परिसीमन ठीक से नहीं कराते, उत्तर दक्षिण का सामंजस्य देश में जातियां पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई हैं सर? जितनी सीटें देश में जातियां पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई? 1931 में। 1931 से पहले क्या था देश में? 1911 में। 1911 से पहले क्या था सर देश में? डिसकंटिन्यू की लगातार मांग सर, मेरी बात समझिए, सामाजिक और आप समझिए सर, जातियां इस देश के अंदर पहली बार कब घोली गई हैं सर? जातियां इंसेप्शन से, उत्तर वैदिक काल से हैं। कभी भी आपने कहा 1931 से, अगर इस समाज की बात करो तो में जब केवल एक पहचान हुआ, ये जातीय समाज है। और उस टाइम कितनी जातियां थी सर? जश्न मनाने का दिन है, जश्न में नहीं मनाना, जश्न मनाने का दिन है, और जश्न मनाइए। सुनते हम लोग अभी तक तो हम धर्म के आधार पर बढ़ रहे थे, फिर हम जाति के आधार पर समाज बांट रहे थे, अब महिलाओं को भी जाति के आधार पर बांट दीजिए सर, बांट दीजिए सर, ऑलरेडी बटा हुआ है। आपके कहने से जाति पहले तो ये बताइए, एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जातियों का SC/ST का मिल तो रहा है, क्या चाहिए? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी जाति की बात हो रही है। ओबीसी भी है, क्योंकि मैंने सुना मुलायम सिंह जी उनको नहीं आरक्षण बोलते, अखिलेश जी को, और उनके वर्गों की महिलाएं आएंगी, उनका सारा आरक्षण जो आरक्षित सीटें हुई वो अभिजात वर्ग की महिलाओं को जाएंगी। जो सक्षम होगी वो सीट पे आके चुनाव लड़ेंगी। संगीता जी दूर बैठी है, एक मिनट सुमन जी, एक मिनट, और उसको समझिए, एक मिनट, हाँ संगीता जी बोलिए, गलत है। एक मिनट, हाँ बोलिए संगीता जी। सुमन जी जो कह रही है कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और फौरन कर देना चाहिए। क्या गलत हो रहा है संगीता, बताओ एक मिनट मैम, एक मिनट। तो 2023 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने तब ये टेक्निकल चीजें क्यों लेकर आए कि जातिगत जनगणना अजय मैडम 2011 में आप लोग क्यों नहीं लेके आए? ये सवाल मैं कर सकती हूँ आपसे, लेकिन वो लेके तो आए और पारित हुआ, लेकिन उसमें जो टेक्निकल बाधाएं थी उसको आप दूर कर रहे हैं, उसको आप दूर कर रहे हैं ना, दूर कर रहे हैं। क्यों लेके आए? इसी का अपराध आप देंगे? मुझे ये बताइए संगीता मैम, क्या ये जरूरी, आपकी नजर में क्या जरूरी है मैम? एक मिनट मैम, संगीता मैम आप ही बताइए, आपकी नजर में क्या जरूरी है? पहले जनगणना हो, उसमें 2-2.5 साल निकले, फिर परिसीमन आयोग बने, उसमें 1-1.5 साल निकले, उसके बाद आपत्तियां मांगी जाए, गेजेट नोटिफिकेशन हो, उसके बाद फिर आप सीटों का पुनः परिसीमन करें और फिर उसमें आरक्षण लागू करें। या आपको लगता है कि अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जाए और जल्दी से जल्दी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए? आपकी नजर में क्या सही है मैम? बिल्कुल विजेंद्र जी, मेरी नजर में 2029 में जो लोकसभा के चुनाव हो उससे पहले महिला आरक्षण बिल पास हो, हमारी महिलाओं को मौका मिले, बहुत अच्छा, परंतु कोई भी संवैधानिक त्रुटि ना नहीं है, किंतु परंतु का इसका स्वागत कीजिए और आगे बढ़ाइए और सदन में पहुंचिए। मैं दिल से मानता हूं कि आप दिल से इसको स्वीकार कर रही हैं संगीता मैम। विनती है, अब पॉलिटिकली और पार्टी की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पारुल भार्गव बाधा बनेंगे, पारुल भार्गव, देखिए आरक्षण व्यवस्था इस देश में पहले से लागू है, रिजर्व सीटें पहले से उस आरक्षित कोटे के अंतर्गत लागू है, तो मैं बाय डिफॉल्ट मान रहा हूं कि जो 33% सीटें बढ़ेंगी उसके अंदर आरक्षण लागू होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं, अदरवाइज तो पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। अब उसको वो बता रहे नहीं बता रहे, वो एक अलग इशू है। विजेंद्र जी, स्ट्रक्चर बेस करने की सबसे पहले तो हमें ये मानना चाहिए ना कि अगर महिलाओं के लिए आरक्षण आना है, ये सबसे खुशी की बात है। जाति विवाद में हम ही पढ़ते हैं, हम ही दंगों में आते हैं और हम ही उस चीज को वो लोग खराब करते हैं। मैं बताऊं, जिनके परिवार से महिलाएं चुन के आ जाती हैं, विरोध कौन कर रहा है? विरोध कौन कर रहा है? जिनके परिवार से तो महिला चुन के आ जाती हैं, लेकिन हम लोग जैसे सामान्य महिला नहीं पहुंचे, इस कारण वो महिलाएं विरोध कर रही हैं। डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव हो, वो चुन के तो आ जाती है, सामान्य महिलाओं के लिए दरवाजा बंद करने की चेष्टा की जा रही है। जगरूप जी, अपने देश में आदिकाल से वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है? जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से स्थापित वर्ण व्यवस्था है सर, टूटी, वर्ण व्यवस्था है सर, समाज सुधार सर, वर्ण व्यवस्था है, थक के। अरे सर वर्ण व्यवस्था रही है, नहीं जाति व्यवस्था हम सुधारने की कोशिश हो रही है कि महिलाओं को जाति में मत बांटो होती है, जाति आधार पर टिकटें बांटी जाती है। अरे सर टिकट तो आज बांटी जा रही है, आप आदिकाल का जिक्र कर रहे हैं और ये तयशुदा बात है। अब जो आदिकाल
लागू होगा, अगर वर्तमान एक स्वरूप में मिनट। लागू होता है तो इसमें अच्छा मुझे बताइए, अभिजात वर्ग की रामायण महिलाएं काल सारी में महिलाओं की सीटों पे आएंगी सतयुग आरक्षित वर्ग को में, छोड़ के। सर सतयुग में, त्रेता युग में कौन कौन सी जातियां थी? क्या बात करो, देखना एक सब मिनट आएंगी। जगरूप जी, सब सतयुग आएंगी। जगरूप जी, सब सतयुग और पार्टियां त्रेता देंगी, युग में टिकट कौन सब कौन सी आएंगी। जातियां थी सर? सारी कमाल कर रहे हैं 84 लाख जनता जातियां, आज ही माननीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत में 84 लाख जातियां हैं, वो ऊपर से नहीं टपकी हैं, वो तब से ही चली आ रही हैं। उसी समय ये कहा गया अरे सर, ढोल कैसी गवार बातें कर रहे हैं? नारी, कैसी बातें कर रहे हैं? ये उस काल की कैसी बातें कर रहे हैं? आप बता रहे हो। क्या, एक मिनट, क्या पढ़िए, पूरा पढ़िए। हाँ, क्या है पूरा पढ़िए, ये उस समय क्या है पूरा पढ़िए, एक मिनट, विवेचना गलत एक मिनट भाई, तारण के अधिकारी तुलसीदास जी ने कृत रामायण में लिखा हुआ है। तो शूद्र, एक मिनट, शूद्र वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है? अनर्थ मत कीजिए, मैं इस पे डिबेट शूद्र वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था? व्यवस्था में आप कंफ्यूज हैं। अरे मैं कंफ्यूज नहीं हूं सर, बच्चा भी चार ही वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण थे, 84 लाख वर्ण नहीं थे चार सर। वर्ण आपके लिए नहीं होंगे। नहीं सर, समाज में 84 मैंने नहीं लाख पढ़ा सर, माननीय आई एम गृह सॉरी टू मंत्री से का दैट, वक्तव्य मैंने नहीं किया। पढ़ा। उस शक्ति को स्वीकार नहीं कीजिए, पढ़ा आदि सर। आबादी को और उसी के इग्नोर आधार मत पर अधिकार कीजिए। निधियों की तय इस होती है। आदि आबादी को आगे बढ़ने कुछ दीजिए। लोग विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनका सामाजिक अधिकार अधिक है, कुछ लोगों को निर्योग की तय मिली नहीं हुई है। सर, मुझे नहीं समझ में आया। जातीय हिंसा सुमन शर्मा जी शुक्रिया, संगीता जी शुक्रिया, पारुल जी शुक्रिया, जगरूप जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 महिलाएं हमारे इस पैनल में हैं, तीनों महिलाएं इस बात पर एक मत है कि आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन अगर कोई त्रुटि है, उसको लेकर संशय है, वो दूर होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियों को समय के साथ सही भी किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए और सरकार कदम उठा रही है। हो सकता है कि इसमें कुछ और बदलाव भविष्य में आपको देखने को मिले जहां जहां कमियां नजर आए, लेकिन कम से कम आरक्षण देने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है, महिलाओं की लोकसभा और राज्य विधानसभा में भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और इसका वेलकम होना चाहिए। नमस्कार। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है।